हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है चालक की धारिता। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने परावैद्युत पदार्थ पढ़े, उनका ध्रुवण किस तरह से किया जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने देखा था जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। उनका विद्युत क्षेत्र में क्या रिएक्शन होता है ये भी हमने जाना, किस तरह से अपना प्रभाव वो व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या होती है, नाम से मालूम पड़ रहा है धारिता कि कोई भी चालक होता है वो आवेश धारण करता है। क्या करता है? आवेश धारण करता है। या आप कह सकते हैं किसी भी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बेटा। तो कोई भी चालक होता है जब उसको आवेश दिया जाता है तो वो आवेश जो होता है उसकी सतह के अंदर या सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे चालक की धारिता क्या होती है। तो बेटा मैंने आपको बताया भी चालक की जो धारिता है, किसी भी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी चालक होता है उसको एक लिमिट तक, एक सीमा तक ही आवेशित किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कोई बर्तन है उसके अंदर जब द्रव भरा जाता है तो द्रव जो होता है वो एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हैं, बाकी बात हम जो द्रव उसमें डालते हैं तो वो फ्लो होने लगता है, ऊपर से फैलने लगता है। यही कंडीशन यहाँ लागू होती है कि किसी भी चालक को एक सीमा तक ही आवेशित किया जा सकता है। उसके बाद जब आवेशित किया जाएगा उसको, तो जो आवेश है या आवेश से जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो उसका मतलब उसका विसर्जन चालू हो जाता है, उसका विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर चालक की धारिता क्या होती है कि किसी भी चालक को आप कोई भी चालक होता है उसको आवेश दिया जाता है और वो आवेश को क्या करता है? धारण करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए बेटा यहाँ पर, किसी चालक के द्वारा किसी चालक के द्वारा चालक के द्वारा किसी चालक के द्वारा आवेश चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर कोई चालक है उसको आप क्यू आवेश दे रहे हैं, कोई भी चालक है उसको आप क्यू आवेश दे रहे हैं, तो जो आवेश क्यू होता है वो उसके विभव में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो जो किसी चालक को जब क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। और वो किस तरह से होती है? समानुपातिक होती है। कैसे होती है? समानुपातिक। ठीक है ना। लिखेंगे, माना किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में बी वृद्धि हो तब। तो देखिए बेटा, किसी आवेश को आपने, कोई चालक है उसको क्यू आवेश दिया तो उसके विभव में जो वृद्धि होगी वो समानुपातिक होगी। ठीक है बेटा। तो क्यू समानुपाती बी, मतलब क्या हुआ कि क्यू बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। कोई भी चालक पर आप आवेश देते जा रहे हैं तो आवेश में तो वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ किसमें वृद्धि हो रही है? उसके विभव में, उसके पोटेंशियल में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो आप जानते हैं क्या आता है? कोई कांस्टेंट आता है। तो Q बराबर C और B। क्लियर है बेटा। तो ये चीज है हमारे पास, Q बराबर क्या आ गया? CV आ गया। क्या आ गया? CV।
क्योंकि आप जानते हैं बी बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। तो वहां पे भी आप देखिए, मैं समझा देता हूं बेटा, जो पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर होता है। तो देखो यहाँ पे भी अगर बी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, मतलब क्यू बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा। तो कोई भी चालक होता है उसको आप एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, अर्थात उसके विभव में एक लिमिट तक की वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसका एयर के अंदर लीक होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बेटा। तो यदि किसी चालक को आप क्यू आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में एक समानुपातिक वृद्धि होगी। कैसा होता है, उसके समानुपाती होता है, या कह सकते हैं किसी चालक को या किसी चालक का क्यू आवेश उसके विभव के कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो समानुपाती हटाया तो क्या लगाया हमने बेटा, क्यू लगा दिया, सी आ गया। और देखिए यहां लिखेंगे जो सी है बेटा, देखिए यह एक समानुपातिक समानुपाती नियतांक है। क्या है बेटा, नियतांक है, नियतांक है, जिसे जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। चालक की धारिता धारिता कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है बेटा। तो क्या निकल के आएगा बेटा, चालक की धारिता देखिए इधर, तो यहां पे सी का वैल्यू निकालना हमें, तो सी इक्वल टू क्या गया, क्यू अपॉन बी आ गया। सी इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन बी आ गया। सी इक्वल टू कितना आया, क्यू अपॉन बी। तो एक डेफिनेशन यहां पे बनी, एक डेफिनेशन बेटा यहां पे बनी, देखिए किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहा जाता है। किसी चालक के आवेश या किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर परिभाषा बनेगी बेटा, देखिए लिखेंगे, अर्थात किसी चालक को दिया आवेश क्यू और उसकी विभव डी के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बेटा। क्या कहते हैं, चालक की धारिता। सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, क्यू और बी के अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। थोड़ा धारिता आपका क्लियर है, सीधी सी परिभाषा है कि आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बेटा। तो किसी चालक का जो आवेश होता है वो बी के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो क्यू समानुपाती बी, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो आता है सी। तो क्यू बराबर आ गया सी बी, जिसे एक समानुपाती नियतांक या चालक की धारिता कहते हैं। तो सी इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन वी आ गया। ठीक है बेटा। तो मतलब क्या निकल के आया कि आवेश और बी की अनुपात क्यू को हम क्या कहते हैं, हम चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ पर सभी का क्लियर है। तो बड़ा एक विशेष पॉइंट ये रहेगा कि किसी भी चालक को एक सीमा तक ही आवेशित किया जा सकता है, अर्थात उसको उसके विभव में एक सीमा तक ही वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद वृद्धि करने पर जो विभव होता है, जो आवेश होता है, उसका क्या होता है, विसर्जन चालू हो जाता है। अर्थात जो आवेश दिया जा रहा है या और उसके जो विभव में जो वृद्धि हो रही है वो हवा में लीक होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। देखिए इधर बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगले पॉइंट की बात करेंगे बड़े, इस पे हम लोग ध्यान देना, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बड़े इसका हम लोग। देखिए पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास,
पहला पॉइंट है किसी चालक को एक निश्चित सीमा तक ही आवेशित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, कोई भी चालक होता है उसको एक निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं हम लोग आवेशित कर सकते हैं, अर्थात उससे अधिक आवेश देने पर उसका हवा में विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बेटा, मतलब वो हवा में फैलना प्रारंभ कर देता है। तो एक निश्चित सीमा तक क्या कर सकते हैं हम लोग उसको आवेशित कर सकते हैं। उससे अधिक सीमा पर या उससे अधिक आवेश देने पर उसका क्या हो जाएगा, विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। आगे देखिए बेटा इधर कि कोई भी चालक होता है तो उसकी आवेश और बी में अगर ग्राफ खींचा जाए, आवेश Q और विभव B में अगर ग्राफ खींचा जाए तो उसकी ग्राफ की जो ढाल निकल के आती है वो धारिता के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? धारिता के। तो देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, यदि चालक के आवेश Q व विभव B में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ की ढाल धारिता के बराबर होती है। ढाल चालक की धारिता C के बराबर होती है। C के बराबर होती है। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर है कि यदि Q और B में ग्राफ खींचा जाए तो उसकी ग्राफ की जो ढाल निकल के आएगी, जो प्रवणता होती है, वो किसके बराबर होगी? चालक की धारिता C के बराबर होगी। देखिए बेटे इधर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, देखिए समझो बेटे इसको। ये हमने ग्राफ खींचा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये O पॉइंट है इसका। तो यहां पर B विभव हो जाएगा, ये आवेश Q हो जाएगा। तो इसमें जो ग्राफ खींचेंगे हम लोग, जो ये ढाल निकल के आएगा ये वाला, ये किसके इक्वल होगा बेटा? C के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको मिलाएंगे, क्लियर है? तो लिखेंगे ढाल बराबर एक्स का घटक बट्टे वाई का घटक। ठीक है ना। ठीक है, वाई का घटक बट्टे एक्स का घटक। तो देखिए इधर क्या निकल के आएगा, तो जो Q अपॉन B निकल के आएगा, ये किसके इक्वल आएगा? ढाल होती है tan थीटा, लंबटे आधार, तो Q अपॉन B। तो ये जो ढाल है वो किसके इक्वल है बेटा? C के इक्वल है। किसके इक्वल है? C। तो C इक्वल टू tan थीटा बराबर हो जाएगा Q अपॉन B। ठीक है बेटा। तो ये ढाल निकल के आई, किसके इक्वल आई? धारिता के इक्वल निकल करके आई। क्लियर है सभी का? कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? ठीक है ना।
तो ये बात होगी हमारे पास कि जब ग्राफ खींचते हैं तो जो ढाल होता है वो धारता के इक्वल आता है। सभी का इक्वल है बेटा, सभी का क्लियर है। इसका अपोजिट करेंगे तो cot थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारे पास। अब बात करते हैं बेटा धारता के मात्रक और विभव और इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। क्लियर सभी का, देखिए इसको बात करते हैं मात्रक और विभव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, देखिए देखिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास जो C इक्वल टू कितना आया, Q अपॉन B। तो बेटा मात्रक और विभव की बात करते हैं। मात्रक जो है इसका ध्यान देना, मात्रक जो निकल के आएगा इसका कितना होता है बेटा, अब इसका कूलाम और इसका कितना होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो देखिए इधर लिखेंगे कूलाम बटे वोल्ट, कूलाम बटे वोल्ट या फेरेड। फेरेड ध्यान रखना, इसे फेरेड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फेरेड भी कहा जाता है। तो ये एसआई पद्धति के मात्रक है, किसके हैं, एसआई सिस्टम के मात्रक है, ठीक है ना। एसआई सिस्टम के मात्रक है, इसे फेरेड भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं कि देखिए अब हमें सपोज करिए एक फेरेड की परिभाषा निकालनी है। क्या निकालनी है, एक फेरेड की परिभाषा निकालनी है। तो लिखेंगे बेटा एक फेरेड की परिभाषा, परिभाषा देखिए एक फेरेड की परिभाषा। यहां समझो बेटा कि यदि मैं इसको नीचे वाले को 1 वोल्ट मान लूं, क्या मान लूं 1 वोल्ट, और इसको क्या मान लूं 1 कूलाम, तो क्या निकल के आएगा 1 फेरेड निकल करके आएगा। मतलब जब किसी चालक, ध्यान देना बेटा कि जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश या 1 वोल्ट विभव, जब किसी चालक के 1 वोल्ट विभव में या 1 वोल्ट विभव से अधिक वृद्धि करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं या जो आवेश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 फेरेड कहते हैं। भाषा समझना बेटा इसकी, ये भी 1 वोल्ट हो जाए, समझो बेटा। इधर देखो, इधर देखिए हमारे पास क्या है, C इक्वल टू है Q अपॉन B है। इसको मैं कितना लूं 1 कूलाम, और इसको भी कितना लूं 1 वोल्ट लूं, ठीक है ना। तो ये राशि कितनी आएगी बेटा, 1 निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी, 1। तो हमें परिभाषा बनानी है 1 फेरेड की, ठीक है ना। जब किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए जब 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तो चालक की धारता कितनी होती है, 1 फेरेड होती है। किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो प्राप्त चालक की धारता कितनी होती है, 1 फेरेड होती है, ठीक है बेटा। देखिए इधर देखिए बेटा परिभाषा बनेगी हमारे पास, जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश, जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए
तो चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। क्लियर है बेटा? ये क्या हो गई? 1 फैरेड की परिभाषा हो गई कि जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जा रहा है और आवेश देने पर उसकी विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 फैरेड बोलेंगे। उसकी चालक की जो धारिता है जो कितनी होगी बेटा? 1 फैरेड होगी। तो ये क्या हो गई? 1 फैरेड की परिभाषा हो गई। ठीक है बेटा? तो इधर देखिए बेटा मात्रा हो गया ऐसे पद्धति में। अब बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस में क्या बनेगा? सीजीएस पद्धति। अब देखो बेटा सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक बनेंगे इसके? देखिए सर सीजीएस पद्धति में देखो ये तो ऐसे पद्धति में हो गया, फैरेड हो गया। तो फैरेड इक्वल टू कूलम के कन्वर्ट करेंगे और इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इसका देखो ये अगर देखा जाए तो ये तो सीजीएस एमकेएस पद्धति का है, ये किसका है? सीजीएस पद्धति का है। तो देखो इधर यहां पे लिखेंगे हम लोग फैरेड बराबर क्या है बेटा? स्टेट कूलम बटे स्टेट बोल्ट। ठीक है ना? स्टेट बोल्ट। तो देखो बेटा 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टेट बोल्ट होता है? सॉरी कितना स्टेट कूलम होता है? देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुणा 10⁻9 बट्टे 1 स्टेट वोल्ट में कितने? 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं? 1/300 कितने होते हैं? 1/300। तो ये राशि ऊपर पहुंच जाएगी। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 9 गुणा 10⁻11 स्टेट फैरेड। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया। तो स्टेट कूलम बट्टे स्टेट वोल्ट सीजीएस में हो गया। इसके बेटा अन्य मात्रक भी हैं। बात करें हम लोग माइक्रो फैरेड की। ठीक है ना? देखिए यहां लिख देता हूं मैं 1 माइक्रो फैरेड 1 मिली फैरेड 1 नैनो फैरेड 1 पिको फैरेड। देखिए इसमें कितना होगा? 10⁻³ फैरेड हो जाएगा। इसमें सॉरी माइक्रो है वो 6 हो जाएगा। मिली में 10⁻³ फैरेड हो जाएगा माइनस का। नैनो में 10⁻⁻9 फैरेड हो जाएगा और पिको में 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये इसकी अन्य मात्रक भी हैं। तो हमने 1 फैरेड की परिभाषा पढ़ी। इसका मात्रक पढ़ा कूलम बट्टे वोल्ट या फैरेड होता है और 1 फैरेड इक्वल टू कितना होता है? इतने स्टेट फैरेड होते हैं। ठीक है ना? तो ये इसके इक्वल आ गया। अब बात करते हैं बेटा इसकी विमा की। किसकी बात करते हैं? विमा की बात करते हैं। तो यहां देख लीजिए विमा। अब देखिए हमें विमा निकालनी है इसकी धारिता की विमा। तो वोल्ट को बेटा कन्वर्ट कर लेंगे। तो वोल्ट की या तो वोल्ट की विमा याद होनी चाहिए या फिर वोल्ट को क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा? कूलम बट्टे जूल हो जाएगा या जूल बट्टे कूलम हो जाएगा। तो देखिए तो मात्रक हमारे पास कूलम बट्टे वोल्ट। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कूलम देखिए बेटा कन्वर्ट करके बता रहा हूं मैं। जूल बट्टे कूलम हो जाएगा। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा नहीं तो क्या निकल जाएगा? कूलम स्क्वायर बट्टे जूल। तो इसके आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे? इसकी विमा निकालेंगे। तो देखिए इधर आप देख लो बेटा इसको कूलम बट्टे वोल्ट होता है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का होता है। इसको हमने क्या किया? कन्वर्ट किया जूल बट्टे कूलम में। कूलम ऊपर चला गया तो क्या बन के आ गया? कूलम स्क्वायर बट्टे जूल निकल के आ गया। अब इसकी डायरेक्ट विमा लिख देंगे। तो देखिए इधर थोड़े इसकी जो विमा निकल के आएगी देखो
कूलम स्क्वायर है ना, तो 8t हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन जूल की जो विमा होगी m1 L2 T-2, ठीक है ना। तो देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 L-2 T2 और बेटे इधर क्या है 8t का होल स्क्वायर है। तो देखिए इधर इसकी जो नेक्स्ट जो विमा बनेगी m-1 L-2 T4 और A2, ये क्या निकल के आएगी बेटा, धारता की विमा निकल के आ गई। क्लियर है बेटा, धारता की विमा, ठीक है। इसके आधार पर निकाली हमने कूलम स्क्वायर बटे जूल के आधार पर। विमा क्या निकल के आई m-1 L-2 T4 A2। एक फेरेड की परिभाषा समझ में आई कि जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 फेरेड कहते हैं। इसके बेटा 1 फेरेड इक्वल टू कितना होता है, 9×10⁻11 स्टेट फेरेड होता है, ठीक है ना। तो इसकी अन्य मात्रक भी थे, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड और पीको फेरेड। तो ये इसकी धारता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करते हैं धारता को प्रभावित करने वाले कारक। जो धारता होती है वो किन चीजों से प्रभावित होती है, तो देख लीजिए बेटा इसको, सभी के क्लियर है। देखो यहां लिख देता हूं मैं, धारता को प्रभावित करने वाले कारक। सभी के क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। अब देखिए बेटा आगे प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। धारता को प्रभावित करने वाले कारक देखिए बेटा, नंबर 1 बात करते हैं। तो नंबर 1 जो चालक की आकृति आकार, ध्यान रखना, चालक की आकृति और आकार से क्या होता है, चालक की जो धारता होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। नंबर 2, चालक का जो क्षेत्रफल होता है उससे भी क्या होती है, प्रभावित होती है, वो आकार के अंदर ही आ जाता है एक तरह से देखा जाए तो। नंबर 3 बेटा कि माध्यम की उपस्थिति पर, और नेक्स्ट है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है बेटा। नंबर 1 है चालक के आकार और आकृति पर, ठीक है बेटा। नंबर 2 है हमारे पास चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है। और नंबर 3 है बेटा हमारे पास माध्यम की उपस्थिति पर, ठीक है। और नंबर 4 है बेटा हमारे पास चालक जो लिया है आपके उसके क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अब पॉइंट लिख देता हूं मैं, वैसे इफेक्टिव नहीं है, यहां लिख लेना, धारिता सदैव धनात्मक होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है, कैसे होती है बेटा, धनात्मक होती है। जो चालक की धारिता होती है वो सदैव कैसे होती है, धनात्मक होती है। ठीक है बेटा।
ये हमारे पास क्या हो गई, चालक की धारता हो गई। परिभाषा पढ़ी हमने, मात्रक पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, किससे प्रभावित हो रही है। तो क्लियर है, उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।